नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया। प्राइवेट कंपनी ने भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया। सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस यानी ईएसजी प्रकटीकरण, रेटिंग और निवेश पर फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर से हीट डोम हटना शुरू हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर संधि पर न्यूयॉर्क में वार्ता शुरू हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत हुई प्रगति का विवरण साझा किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे दोनों देशों के लोग क्यूआर कोड के जरिए या बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को दर्ज करके रियल टाइम में लेन देन कर सकते हैं। सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसके साथ भारत ने सीमा पार पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू की है। आपको बता दें कि क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा सिंगापुर में चुनिंदा मर्चेंट्स आउटलेट्स पर पहले से ही उपलब्ध है। यूपीआई और पे नाउ लिंकेज के महत्व की बात करें तो इसके द्वारा तीव्र गति से और लागत प्रभावी रूप से धन को भेजा या प्राप्त किया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों सहित भारतीय डायस्पोरा लाभान्वित होगा। इससे उपयोगकर्ता किसी अन्य भुगतान प्रणालियों का उपयोग किए बिना तुरंत फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। यूपीआई को वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया था। ये एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसके तहत उपयोगकर्ता आपस में बहुत आसानी से वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। यूपीआई पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों प्रकार की भुगतान सुविधा प्रदान करता है। एनपीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक संयुक्त पहल है। ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। पे नाउ सिंगापुर की एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। ये प्रणाली उपयोगकर्ताओं को आपस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर करने की सेवा प्रदान करती है। ये सुविधा सिंगापुर में भागीदार बैंकों और गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से खुदरा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इसी से संबंधित और भी कई सुर्खियां हैं, जैसे कि आरबीआई ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को स्थानीय स्तर पर भुगतान के लिए यूपीआई आधारित लेन देन की अनुमति दी है। इसकी शुरुआत G20 देशों के यात्रियों से की जा रही है। पात्र विदेशी यात्रियों को व्यापारियों की दुकानों पर भुगतान करने के लिए यूपीआई लिंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट जारी किए जाएंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण हैं स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन खाते, ऑनलाइन वॉलेट, स्ट्राइप कार्ड और पेपर वाउचर आदि। इसके अलावा बैंक की छुट्टी के दिन भी 24 घंटे धन को तुरंत भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से सभी बैंक खातों को एक ही यूपीआई ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। लेन देन करते समय एटीएम कार्ड या बैंक खाता संबंधी विवरण देने की जरूरत नहीं होती है। इसके तहत न तो भुगतान करने वाले और न ही भुगतान प्राप्त करने वाले को अपना बैंक विवरण साझा करने की जरूरत है। धन का भुगतान सीधे वीपीआई यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत धन भेजना या बिल का भुगतान करना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके तहत शिकायत सीधे मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज की जा सकती है। अगला टॉपिक अंतरिक्ष क्षेत्र और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्राइवेट कंपनी ने भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023 को लॉन्च किया। इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय दशाओं और विकिरणों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरणों वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं। इनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों का अध्ययन करने और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल प्रक्षेपण यान और उपग्रहों में उपयोग किए जाने वाले पहले नए घटकों या उप प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या उनकी सटीकता जांचने के लिए किया जा सकता है। साउंडिंग रॉकेट्स का नाम नॉटिकल शब्दावली टू साउंड से लिया गया है, जिसका अर्थ है मापना। हाइब्रिड रॉकेट में अलग अलग प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। इनमें एक ठोस और दूसरा या तो गैस या तरल प्रणोदक होता है।
वर्ष 1963 में केरल के थुम्बा विषुवतीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन से पहला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। इसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि थुम्बा को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये स्थल चुंबकीय विषुवतीय रेखा के निकट स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 1967 में रोहिणी RH-75 नामक साउंडिंग रॉकेट का स्वदेशी संस्करण प्रक्षेपित किया था। वर्ष 1975 में इसरो ने रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम के तहत सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को संगठित कर दिया था। रोहिणी RH-200 की बात करें तो वर्तमान में इसरो द्वारा परिचालित ये 3 साउंडिंग रॉकेट्स में से एक है। इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अन्य 2 RH-300 मैक 2 और RH-560 मैक 2 हैं। इनका उपयोग एरोनॉमी के लिए किया जाता है। रॉकेट के नाम में 200 मिलीमीटर में रॉकेट के व्यास को दर्शाता है और RH-200 रॉकेट में पॉलीविनाइल क्लोराइड आधारित प्रणोदक का उपयोग किया गया है। वर्ष 2020 में पहली बार RH-200 में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन आधारित एक नए प्रणोदक का उपयोग किया गया था। सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस प्रकटीकरण, रेटिंग एवं निवेश पर फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सेबी ने 3 प्रस्ताव पेश किए हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ESG प्रकटीकरण, प्रतिभूति बाजार के लिए ESG रेटिंग और म्यूचुअल फंड के लिए ESG निवेश। इससे ESG के क्षेत्र में पारदर्शिता, सरलीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी। ESG एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हितधारकों को ये समझने में मदद करता है कि संगठन पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस मानदंडों से संबंधित जोखिमों एवं अवसरों का प्रबंधन किस तरीके से कर रहा है। इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे कि ESG का प्रकटीकरण। इसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के कोर में अनुपस्थित रहे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को शामिल करने के लिए BRSR को अपडेट किया जाए। BRSR किसी व्यवसाय के वित्तीय परिणामों और उसके ESG प्रदर्शन के बीच संबंध स्थापित करती है। ग्लाइड पाथ अप्रोच के माध्यम से BRSR कोर में KPIs को शामिल करने के तार्किक आश्वासन को अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला के लिए ESG प्रकटीकरण संबंधी सीमित प्रावधानों को भी आरंभ किया जाए। वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो BRSR की रिपोर्टिंग शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए अनिवार्य है। हालांकि इसमें कोई आश्वासन नहीं है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए BRSR कोर पर तार्किक आश्वासन, जो कि शीर्ष 250 कंपनियों के लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए BRSR कोर पर रीजनेबल एश्योरेंस जरूरी है और शीर्ष 500 कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य किया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए BRSR कोर पर तार्किक आश्वासन दिया जाएगा और शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य किया जाएगा। ESG रेटिंग की बात करें तो ESG रेटिंग प्रदाता भारत के संदर्भ में रेटिंग के अंतर्गत 15 ESG मानदंडों को शामिल करेंगे। इनमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना, अधिक व्यापक लैंगिक विविधता जैसे भारतीय मानकों को शामिल किया जा सकता है। ERP यानी कि ESG रेटिंग प्रदाता आश्वासन से युक्त लेखा परीक्षा की गई और सत्यापित की गई जानकारी या रिपोर्ट्स के आधार पर कोर ESG रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं। वहीं ESG निवेश कंपनियों की बात करें तो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां म्यूचुअल फंड्स को ESG के आशय से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में हुए मतदान पर बेहतर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। गलत तरीके से बिक्री और ग्रीन वॉशिंग को कम करना चाहिए और इसके लिए ESG योजना के तहत कंपनियों को अपनी प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्ति का कम से कम 65% कई कंपनियों में निवेश करना चाहिए, स्पेशली BRSR की विस्तार पूर्वक रिपोर्टिंग करने वाली कंपनियों में और BRSR कोर के प्रकटीकरण का आश्वासन प्रदान करने वाली कंपनियों में। BRSR यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर से हीट डोम हटना शुरू हो सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर अत्यधिक गर्मी की स्थिति पैदा करने वाले प्रतिचक्रवात के कारण फरवरी में असामान्य गर्मी पड़ी है। IMD ने ये संभावना व्यक्त की है कि ये जल्द ही स्थलीय भाग से मध्य अरब सागर पर स्थानांतरित हो जाएगा। इससे नमी युक्त पछुआ विक्षोभ के आने का मार्ग प्रशस्त होगा और इसकी वजह से पश्चिमी हिमालय और इसके आसपास के मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे एवं वर्षा या बर्फबारी भी होगी। हीट डोम वायुमंडल में उच्च दाब वाली परिसंचरण प्रणाली है। ये गुम्मद या एक ढक्कन की तरह कार्य करती है। ये धरातल के नजदीक ऊष्मा को रोक कर रखती है और लू के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। इसका निर्माण तब होता है जब गर्म महासागरीय पवनें किसी बड़े क्षेत्र में ट्रैप हो जाती हैं। सामान्य तौर पर हीट डोम जेट स्ट्रीम
स्ट्रीम के पैटर्न से जुड़े होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में आमतौर पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली तीव्र पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। आमतौर पर जेट स्ट्रीम का पैटर्न तरंग जैसा होता है। ये विसर्प बनाते हुए उत्तर से दक्षिण और फिर उत्तर दिशा में चलती है। जब जेट स्ट्रीम में ये विसर्प विशाल आकार के हो जाते हैं तो वे मंद गति से चलते हैं और एक जगह स्थिर भी हो सकते हैं और इसी की वजह से हीट डोम का निर्माण होता है। गर्म हवा आमतौर पर वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है, लेकिन उच्च दबाव के द्वारा निर्मित डोम के कारण गर्म हवा नीचे उतरने लगती है और इसी की वजह से गर्म हवा नीचे की ओर उतरते हुए संपीड़ित होने लगती है तथा ज्यादा गर्म हो जाती है और इसके कारण डोम के भीतर तापमान लगातार बढ़ता जाता है। हीट डोम के काफी खराब प्रभाव भी पड़ते हैं। इससे मौसमी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं, वनाग्नि की संभावना में वृद्धि होती है, गर्मी से संबंधित बीमारियों जैसे कि घमौरियों का हो जाना, लू लगना और गर्मी से थकावट आदि की संभावना बढ़ जाती है। उच्च दाब गर्म हवा को धरातल की ओर धकेलता है। वायुमंडल में गर्म वायु राशियां लंबवत गति करती हैं। जैसे ही वायु नीचे की ओर जाती है, ये संपीड़न के कारण गर्म होती जाती है। उच्च दाब वाला डोम बादलों को बाहर की ओर धकेलता है और जैसे जैसे भूमि गर्म होती जाती है, ये नमी खो देती है, जिससे और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और अगली खबर समुद्री क्षेत्र से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर संधि पर न्यूयॉर्क में वार्ता शुरू हुई। इस वार्ता का उद्देश्य विशाल समुद्री पारितंत्र के संरक्षण और इसके संधारणीय उपयोग के लिए एक एकीकृत समझौते को साकार करना है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर संधि को खुले समुद्र पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये संधि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जल क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और इसके संधारणीय उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से परे जल क्षेत्रों में महासागरों का 95% हिस्सा आता है। ये क्षेत्र बहुमूल्य पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित लाभ प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी BBNJ समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के फ्रेमवर्क के तहत एक अन्य समझौता होगा। अंक्लोज ने ओशन गवर्नेंस तंत्र की नींव रखी है। ये महासागरों और समुद्रों के लिए नियमों का पहला समूह है। अंक्लोज का भारत भी एक पक्षकार देश है। अंक्लोज के तहत और भी कई समझौते किए गए हैं। अंक्लोज के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का समझौता तथा वर्ष 1995 का संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडारण समझौता। BBNJ खुले समुद्र की संधि की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ये संधि वर्ष 2030 तक विश्व के 30% महासागरीय क्षेत्रों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संकल्प के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। इससे 30/30 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक BBNJ क्षेत्रों या खुले समुद्रों के केवल 1.44% भाग ही संरक्षित हैं। ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्यन जैसे दुष्प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। आपको बता दें कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ने कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जिसमें प्रादेशिक सागर 12 नॉटिकल माइल तक आता है। उसके बाद सन्निहित क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल तक और फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक होता है और इसके बाद खुला समुद्र आता है। इसके अलावा समुद्री सीमाओं की परिभाषा की बात करें तो प्रादेशिक सागर किसी देश का वो संप्रभु क्षेत्र है। यहाँ विदेशी असैन्य और सैन्य जलयानों को कुछ शर्तों के साथ प्रवेश करने की अनुमति है। सन्निहित क्षेत्र जो होता है, इसमें कोई देश अपने प्रशुल्क, राजकोषीय, आव्रजन या संरक्षण संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रणों को लागू कर सकता है। वहीं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किसी देश को समुद्री संसाधनों को खोजने और उनका दोहन करने, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने, कृत्रिम द्वीपों एवं संरचनाओं का निर्माण करने आदि का संप्रभु अधिकार होता है। और खुला समुद्र किसी देश के EEZ प्रादेशिक क्षेत्र या आंतरिक जल क्षेत्र के बाहर का समुद्री क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर किसी देश का कोई अनन्य अधिकार नहीं होता है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत हुई प्रगति का विवरण साझा किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कई विवरण साझा किए गए हैं। उनके निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2022-23 के लिए 2.26 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग को EPR के तहत शामिल किया गया है। वर्ष 2019-20 में देश में लगभग 3.4 मिलियन टन कुल प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत EPR पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। EPR एक ऐसी रणनीति है जो अपशिष्ट के फिर से उपयोग, पुनर्चक्रण और पर्यावरण के अनुकूल पद्धति से निपटान को प्रोत्साहित करती है।
इसके लिए उत्पाद के विनिर्माता या उत्पादक को अपशिष्ट के निपटान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भारत ने EPR को ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है। EPR प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट दोनों प्रकारों पर लागू होगा। EPR के लाभों की बात करें तो उत्पाद के पूरे जीवन चक्र के लिए उत्पादक को जवाबदेह ठहराकर प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। इसके अलावा EPR सरकारी एजेंसियों पर अपशिष्ट निपटान के बोझ को कम करता है। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने 2 स्तंभों पर आधारित एक रणनीति बनाई है। इसके अंतर्गत एकत्र नहीं की जा सकने वाली निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना और प्लास्टिक की पैकेजिंग पर EPR को लागू करना। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यबल का गठन किया गया है और इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। बच्चों की पहचान और निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि न्यायालय के समक्ष बच्चों की वैधता पर बिना गंभीरता के सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। बच्चों की वैधता पर बिना सोचे समझे प्रश्न नहीं करने का अधिकार बच्चों की निजता से जुड़े अधिकारों का हिस्सा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आनुवांशिक जानकारी व्यक्तिगत और अत्यंत निजी प्रकृति की होती है। पारिवारिक न्यायालयों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में न्याय के अंतिम उपाय के रूप में बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए DNA परीक्षण के लिए निर्देश देना चाहिए। जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय भी बच्चों की निजता, स्वायत्तता और पहचान के अधिकारों को मान्यता देता है। न्यू स्टार्ट सामरिक शस्त्र कटौती संधि। रूस ने न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी स्थगित करने की बात कही है। ये अमेरिका के साथ रूस का अंतिम शेष प्रमुख सैन्य समझौता है। न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच संपन्न एक समझौता है। इस समझौते के तहत सामरिक आक्रामक हथियारों की संख्या को सीमित किया गया है। ये समझौता 2011 में लागू हुआ था और इसके तहत अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों पर सत्यापन योग्य सीमाएं आरोपित की गई हैं। वर्ष 1991 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने स्टार्ट 1 पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 2009 में समाप्त हो गया था। वर्ष 2002 में दोनों देशों ने सामरिक आक्रामक शस्त्र कटौती संधि यानी SALT पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 2003 में लागू हुई थी। SALT को मॉस्को संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 2010 में नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि यानी न्यू स्टार्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 2011 में लागू हुई थी। अगला टॉपिक है जलवायु स्मार्ट गेहूं की किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की 3 जलवायु स्मार्ट किस्में विकसित की हैं। माइल्ड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन किस्मों की विशेषता है। इसका अर्थ है कि इन किस्मों को फूल खिलने से पहले एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। इन 3 किस्मों में HD CSW 18 जो कि आधिकारिक तौर पर 2016 में अधिसूचित की गई थी, HD 3410 और HD 3385 शामिल हैं। HD 3410 किस्म को 2022 में प्रस्तुत किया गया था। इसके पौधे की ऊंचाई कम होती है और इसकी उच्च उपज क्षमता होती है। इनमें से HD 3385 में लॉजिंग की न्यूनतम संभावना है और अगेती बुआई के लिए सबसे अनुकूल है। लॉजिंग का मतलब है पौधों का जमीन के ऊपरी हिस्सों जैसे कि तने आदि से टूटना। अगला टॉपिक है दवाओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए किश्त जारी। औषधि विभाग ने PLI योजना के तहत 4 दवा कंपनियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 165.74 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। PLI योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत अनुमोदित किए गए निवेशकों को प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन मूल्य का औसतन 4 से 6% प्रदान किया जाता है। औषधि क्षेत्र के लिए PLI को 2021 में 6 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य औषधि क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है और साथ ही उच्च मूल्य वाले उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देना है। इसके लिए योजना के तहत उत्पाद की 3 अलग अलग श्रेणियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रेणी 1 के तहत बायो फार्मास्यूटिकल्स, पेटेंट वाली दवाएं या कुछ समय बाद पेटेंट अवधि समाप्त होने वाली दवाएं और सेल आधारित या जीन थेरेपी की दवाएं हैं। श्रेणी 2 में बल्क ड्रग्स,
बल्क ड्रग्स के लिए PLI योजना के तहत अधिसूचित 41 पात्र उत्पादों को छोड़कर सारी दवाएं हैं। इसके अलावा श्रेणी 3 में श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाली दवाएं जैसे कि पुनः प्रयोजन वाली दवाएं, ऑटो इम्यून ड्रग्स और कैंसर रोधी दवाएं हैं। अगली खबर है सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं यानी LODR विनियम 2015। सेबी ने LODR यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विनियम 2015 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रकटीकरण को सुव्यवस्थित करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना है। साथ ही इसमें शामिल है नई सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पहले वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की समय सीमा, निरंतर रूप से गैर अनुपालन करने पर प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों और CEOs के डीमैट खातों को फ्रीज करना, बोर्ड की स्थायी सीटों को समाप्त करना और साथ ही किसी सूचीबद्ध संस्था के शेयर धारक को दिया गया कोई सतत विशेष अधिकार, ऐसे विशेष अधिकार की प्रदायगी की तारीख से हर 5 साल में एक बार शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन होगा। सूचीबद्ध संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जिनकी इक्विटी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होती हैं। अगला टॉपिक है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस TKDL। यूरेशियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने TKDL पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के जरिए EAPO यानी कि यूरोपियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए TKDL डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करेगा। वर्ष 2001 में स्थापित TKDL भारतीय पारंपरिक ज्ञान का डेटाबेस है। पारंपरिक ज्ञान पर यह विश्व में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है और इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और आयुष मंत्रालय ने स्थापित किया है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और योग से संबंधित जानकारियां 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में उपलब्ध हैं। ये पेटेंट के माध्यम से दुनिया भर में भारत के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती है। ये बायोपायरेसी के खिलाफ भी एक प्रभावी उपाय है। त्वचा को गोरा बनाने वाले उत्पादों में पारे का इस्तेमाल नहीं करने की पहल। गैबोन, जमाइका और श्रीलंका त्वचा को गोरा बनाने वाले उत्पादों में पारे का उपयोग नहीं करने के लिए एकजुट हुए हैं। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन ने त्वचा को गोरा बनाने वाले उत्पादों में पारे के लिए 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा निर्धारित की है। पारा एक चमकदार और चांदी की तरह सफेद धातु है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। पारा एक विषाक्त तत्व है और यही कारण है कि त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम में इसकी मात्रा को जानबूझकर प्रकट नहीं किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग होने वाली अन्य भारी धातुएं हैं। लिप ग्लॉस और नेल पॉलिश में एल्यूमिनियम यौगिक रंजक के रूप में इस्तेमाल होता है और लिपस्टिक में शीशे का उपयोग होता है। रोडोडेंड्रॉन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रोडोडेंड्रॉन का 1/3 से अधिक हिस्सा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है। ग्रीक भाषा में रोडोडेंड्रॉन का अर्थ है गुलाब का वृक्ष। ये पुष्पीय पौधे की एक प्रजाति है। ये पादप एशिया, उत्तर अमेरिका और यूरोप के समशीतोष्ण क्षेत्रों की एक स्थानिक प्रजाति है। इसे जलवायु परिवर्तन के लिए संकेतक प्रजाति माना जाता है। इसकी पर्यावास सीमा उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण से लेकर के उप अल्पाइन और अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र है। इससे जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो हृदय रोगों, पेचिस, डायरिया आदि की रोकथाम और उपचार में सहायक हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।